जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है तू, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम रूबरू करवाते हैं आपको ऐसी नारी शक्ति से जो कि अपने काम, अपने हुनर के द्वारा समाज को कुछ संदेश देती हैं और नारी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। जी हाँ, नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी अपना हुनर, अपना दम ना दिखा रही हो। आज जिस नारी शक्ति से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं वो फैशन जगत से जुड़ी हैं। जी हाँ, फैशन डिज़ाइनर हैं, लेखिका भी हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं और फैशन से जुड़े कई स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं। जी हाँ, आइए हम परिचय करवाते हैं आज आपका अनुभूति ब्योहर शर्मा जी से। नमस्ते अनुभूति जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। नमस्ते अनिका जी, थैंक यू, इतना सुंदर आपने वेलकम किया मेरा। धन्यवाद। और क्योंकि हम आज नारी शक्ति के रूप में आपका परिचय करवा रहे हैं, तो किस तरीके से फैशन डिज़ाइनिंग जो है इस क्षेत्र में आपका आना हुआ, क्या आपकी यहाँ तक की यात्रा रही, उसी से हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। अनिका जी, मैं पीसीएम स्टूडेंट थी। मैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं फ़ैशन जगत में चली जाऊंगी। मेरी मम्मी कॉपीज़ के पीछे बने हुए स्केचेस को देख के मुझसे हमेशा बोलती थी कि तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। निफ्ट के बारे में हमें पता चला अखबार से। उस वक्त तो ज़्यादा फॉर्म वगैरह भी नहीं मिलते थे, इस एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है, कुछ जानकारी नहीं थी। हम दिल्ली जाके समझ के आए, हमने एग्ज़ाम दिया और मेरी मम्मी कहती थी अगर हुनर होगा, अगर एग्ज़ाम में हो गया तुम्हारा अपने आप, तो इस फील्ड में हम तुमको डाल देंगे। मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे निफ्ट बॉम्बे में एडमिशन मिल गया। 2004 की बात है और उस वक्त इतनी जागरूकता नहीं थी इस फील्ड के बारे में, तो वहाँ से शुरुआत हुई फैशन की दुनिया में। मतलब मेरा परिवार से फैशन का कोई लेना देना नहीं था। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि फैशन की दुनिया में इस तरीके से आप आई। पर जैसा कि हमने आपके परिचय में बताया कि आप लेखिका भी हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं और कहीं ना कहीं फैशन साइकोलॉजी के बारे में भी आप लिखती हैं, तो लेखन से जुड़ा क्या काम करती हैं, उसमें कैसे इंटरेस्ट आपका जागा? मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पीसीएम स्टूडेंट थी, तो मुझे था, मैं उस वक्त भी बहुत लिखती थी। तो मुझे लगा कि मैं कैसे अपना जो हॉबी थी लिखने की वो फैशन में जोड़ूं। तो मैंने ये पाया कि फैशन में हिंदी में लिखने वाले लोग बहुत कम हैं। इंग्लिश में तो आपको बहुत मैटर मिल जाता है, पर हिंदी में आपको समझाने वाले, उस बात को बताने के लिए बहुत लोग नहीं हैं। तो मुझे लगा मैं फैशन विषय पे लिखूं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, बहुत पुरानी पिक्चर है, जिसका टाइटल है रोटी कपड़ा और मकान। जी, है ना। पर आज की दुनिया में अब हो गया है रोटी, फैशन और मकान। फैशन अब आप देखेंगे स्लम्स तक जा चुका है। बड़े से बड़ा आदमी, सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे ज़्यादा जो मैं कह सकती हूँ कि जो बिल्कुल ग्रास रूट पे जो आदमी है वो भी फैशन को इस्तेमाल कर रहा है। और सिर्फ कपड़ों में नहीं, फैशन हम जिस तरीके का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल एक लिंगो चलता है ना। जैसे कोई बोलता है मुझे फोमो हो रहा है, या मुझे इस तरीके का, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, LOL। ये भी जो भाषा है ये फैशन की ही भाषा है ना। ज्वेलरी है, मेकअप है, किस तरीके से आपकी आईब्रोज होंगी, कैसा पर्स आप कैरी करेंगे, क्या चप्पल होंगी, हर चीज़ में फैशन का आप देखेंगे प्रभाव है। तो उस पर मैंने सोचा कि मैं उस पर लिखूं और हिंदी में लिखूं, जिससे हमारा जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसको भी पता चले कि देश विदेशों में क्या फैशन चल रहा है। बिल्कुल जी। और स्क्रिप्ट राइटिंग की बात भी यहाँ पर की थी, तो किस तरीके की स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं? ये भी शौक निफ्ट बॉम्बे में ही चालू हुआ। बॉम्बे मतलब महानगरी कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि फैशन की दुनिया है। वहाँ मूवीज़ होती हैं, तो हमारे सीनियर्स ही मूवी जो बनती थी उनमें स्टाइलिंग का काम करते थे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम करते थे। तो वो किरदारों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके मैंने प्ले लिखना चालू किए, फिर शॉर्ट फिल्म्स लिखना चालू की। अभी एक OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्क्रिप्ट लिखी है और नारी के ऊपर ही लिखी है। डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है मतलब हमारे समाज में, और उसे किस तरीके से औरतें नज़रअंदाज कर देती हैं, उसके ऊपर ही एक कहानी लिखी है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, हमने कहा था नारी शक्ति से ऐसा परिचय करवाएंगे जो सच में किसी न किसी तरीके से नारी को शक्ति प्रदान करती हैं। तो इस तरीके का काम भी आप करती हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर हम फैशन डिज़ाइनिंग की भी बात कर रहे थे, तो कई ऐसे हमारे युवतियाँ होंगी, बच्चे होंगे जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं जी। और इस फील्ड से संदर्भ सिर्फ फैशन से नहीं है, मेरे ख्याल से एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का भी काम करते हैं, एक व्यक्तित्व भी बनता है। तो उसके लिए हमारी बच्चियों को या युवतियों को जो इसमें आना चाहती हैं, क्या मार्गदर्शन आप देंगी? मुझे ऐसा लगता है कि जो फैशन है वो सिर्फ
कोई आसान क्षेत्र नहीं है कि आपने सोचा कि अरे मैं मैथ्स में नहीं हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ सकती, तो चलो मैं फैशन चले जाती हूँ, यहाँ ग्लैमर है, अच्छे कपड़े बनाने होंगे और मतलब अच्छे अच्छे सुंदर लगना होगा, फोटो खिंचानी होगी, मेकअप सीख लेंगे। ये सरल काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत शोध लगता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना कि सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का वास एक साथ नहीं होता। हाँ। तो कला का क्षेत्र बहुत संघर्षों भरा है। मतलब जैसे कॉर्पोरेट में आप देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रमोशन मिल जाता है, डिजाइन में ऐसा नहीं है। डिजाइनिंग के फील्ड में थोड़ी सी स्ट्रगल भी होता है। तो ये सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद आप इस फील्ड का चयन तभी करें मेरे हिसाब से यदि आप इसके लिए बहुत पैशनेट है ना, आपको लगे कि हाँ आप में कला है और आप इस क्षेत्र में अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हैं, तो आप इस फील्ड में जाएं। सिर्फ ये सोच के कि अरे सुंदर कपड़े पहनना होगा, सुंदर कपड़े होते हैं, रंग बिरंगी चीजें होती, चकाचौंध है, नहीं, ये उससे बहुत आगे है। जी जी, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे करी कि केवल और केवल चकाचौंध भरी जिंदगी को ही फैशन नहीं कहते। यहाँ पर एक समाज को नई दिशा देने का भी काम यहाँ पर फैशन डिजाइनर्स करते हैं, क्योंकि भाई जो दिख रहा है वो सामने है और फैशन का रूप में है। तो यही सवाल मेरा आगे आपसे भी रहेगा कि क्योंकि भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश रहा है, हम बोलियों की बात करें चाहे परिधानों की बात करें, अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं और आज के ज़माने में हैंडलूम्स को विशेष एक जगह मिली है। हमने जाना है कि जो चीज़ें हम पुराने ज़माने से भूल गए थे, आज वो परिधान, उन वस्त्रों का चयन करके हम नया फैशन बना सकते हैं। हैंडलूम के लिए भी आप विशेष काम करती हैं, तो वो हमें बताइए। मेरा हैंडलूम से परिचय कॉलेज में हुआ जी। और कॉलेज में जो मेरी टीचर थी वो दक्षिण से थी और उन्हें हिंदी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती थी। उनको एक लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। एक नेशनल हैंडलूम एक्सपो था, बॉम्बे में लगा था वो, जहाँ पर कश्मीर से, केरला से, गुजरात से, अनेक राज्यों से बुनकर आए हुए थे। वो बुनकर अपनी परेशानियों के साथ मेरे टीचर के पास आए और उनकी ट्रांसलेटर मैं थी। तो तब मैंने बारीकी से समझा कि किस प्रकार की परेशानियां हमारे आर्टिजन्स को आती है। और हमको लगता है कि जो साड़ी है ना, वो शादी में, फेयरवेल में, है ना, आप देखोगे कि ट्रेडिशनल गारमेंट्स हम सिर्फ यहीं पर देखते हैं, है ना, या फिर किसी का कोई एथनिक डे है कॉलेज में तो उसने साड़ी पहन ली। पर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कहीं इंटरव्यू में जाना है, आप नहीं देखोगे कोई लड़का मतलब खादी का कुर्ता पहन के इंटरव्यू में चला जाएगा जी, है ना। जब से अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए, हमारे दिमाग में एक मानसिकता बैठ गई है कि कोट होगा, टाई होगा, तभी वो इंसान सोफिस्टिकेटेड है, तभी वो फॉर्मल कपड़े पहना हुआ है, तभी वो इंटरव्यू पे जा सकता है। तो इस चीज को तोड़ने के लिए डिजाइनर्स की एंट्री होना बहुत जरूरी थी। हमारे हथकरघा का जो बहुत बड़ा जो स्कोप है उस फील्ड में जी। अब आज आप देखेंगे बड़े बड़े डिजाइनर, सब्यसाची मुखर्जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखते होंगे बनारसी, चंदेरी, ऐसी कोई पारंपरिक ऐसी जो टेक्सटाइल नहीं है जिसपे वो काम नहीं कर रहे। बड़े बड़े डिजाइनर हिंदुस्तान के, बल्कि बाहर के लोग भी अब आके हमारे जो हमारे यहाँ के कपड़े हैं, हर एक राज्य में इकत है, पोचमपल्ली है, आप देखेंगे हर जगह, मतलब बंगाल में है आपका जामदानी साड़ी है, बालूचरी है, हर तरह के साड़ियों के ऊपर अभी काम हो रहा है। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास रहा। मैं अलग अलग राज्यों में गई, वहाँ के बुनकरों से मिली, कुछ डिज़ाइनर हमने उनकी ली। और क्या होता है कि जो साड़ी मेरे दादी पहनते थे, मेरे नानी पहनते थे, वो आज के परिवेश में वो फैशन में नहीं आएंगी। उसको इतनी चौड़ी बॉर्डर शायद आज की कोई युवती ना पसंद करे, तो वो बॉर्डर थोड़ी चौड़ी जो थी वो छोटी करी। बूटियों में हमने फर्क लाया, कलर कॉम्बिनेशंस पे काम किया। वो जो बनाने की प्रक्रिया था उसको हमने सहज के, मतलब उसी प्रकार से, उसी प्रोसेस को हमने सेम रखा, पर उसमें वेरिएशंस लेके आए और उसकी कीमत भी थोड़ी कम करी। क्योंकि आप देखोगे कि एक साड़ी है वो 50,000 की है, 1 लाख की साड़ी है, पटोला की जो साड़ियाँ गुजरात में बनती हैं, उसके हमने वेरिएशंस लाए कि थोड़ा सा काम हो, शायद ब्लाउज में ही हमने इकट्ठ कर दिया, बाकी प्लेन सिल्क साड़ी होगी, जिससे आम आदमी भी हैंडलूम को पहन सके। तो इस तरीके का काम हो, क्योंकि अगर आपको 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में अच्छी साड़ी मिल रही है तो हैंडलूम की तरफ रुझान कैसे बढ़ेगा जी। और फिर इन लोगों के पास काम नहीं होगा तो ये पारंपरिक जो कलाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं
वो सब खत्म हो विलुप्त हो जाएंगे। जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और यहाँ पर यही मेरा आपसे भी प्रश्न था कि बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, एक फैशन डिज़ाइनर होते हुए जैसे हर एक प्रोफेशन का अपना एक दायित्व होता है समाज के लिए, तो एक फैशन डिज़ाइनर का भी निश्चित तौर पर एक दायित्व होता है। तो क्या ये बुनकरों का जो विलुप्त होता हुआ फैशन का हमारा पुराने ज़माने के जो परिधान थे वो विलुप्ति पर हैं, तो उसके लिए भी एक फैशन डिज़ाइनर का क्या वो होता है रोल? बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये बुनकर हैं उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि फैशन क्या है। जी। आपने वेदर फोरकास्ट समझा होगा, है ना? हाँ। आपको पहले पता चला, जैसे अभी ठंड है, आपको पहले पता चल जाएगा कि कितने सेल्सियस अभी गिरने वाला है, कहाँ बर्फ पड़ जाएगी। वैसे ही फैशन का फोरकास्ट होता है। फैशन क्या आने वाला है, आने वाले, जैसे अब 2024 आने वाला है, तो 2024 में क्या रंग फैशन में होंगे, किस तरीके का डिजाइन होंगे, ट्रेंड्स चलेंगे। जी। अगर मुझे आज कुछ साड़ी बनानी है और मुझे पहले से ये जानकारी है कि 2024 में क्या फैशन में आने वाला है, तो मैं एज अ बुनकर वही बनाऊं। जी। तो डिजाइनर्स यहाँ रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो समझ के कि ग्राहक को क्या चाहिए, तो वो चीज बुनकर के पास तक लेके जाएं, उसमें वेरिएशंस करें और उनकी टेक्निक को में ही कुछ ऐसी इनोवेशन लेके आए जिससे उनकी कला भी बरकरार रहे और जो डिमांड है कस्टमर्स की वो भी पूरी हो जाए। जी। जैसे कांजीवरम में एक बहुत अच्छा आया है कि सिल्क बाय सिल्क सब लोग नहीं पहनते थे, सिल्क बाय कॉटन की भी कांजीवरम अब आने लगी है। जी, जी। और थोड़ी हल्की आने लगी है। नहीं तो कांजीवरम इतनी महंगी होती थी कि हर एक मध्यम श्रेणी परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। जी। और यही दायित्व भी है मेरे ख्याल से कि पारंपरिक चीज भी बनी रहे जी। और उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज हो सके, नई तकनीकों का भी हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकें। और जैसा कि आपने यहाँ पर बताया बुनकरों की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको उनका जो मानदेय है, जो कीमत उन्हें मिलनी चाहिए, वो भी शायद इस रास्ते से ज्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जब एक बुनकर पारंपरिक रूप से काम कर रहा है और 50 साल से वही डिजाइन बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज बिक नहीं रही। जी। तो इसलिए अब क्या है कि उनके सामान बिकने भी लगा और क्वांटिटी भी बढ़ गई है। जी। और आप देखेंगे कि अब क्रेज आ गया है। हमारे यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गुहार लगा रहे हैं युवकों से, बोल रहे हैं कि आप सबके पास एक खादी का वस्त्र होना जरूरी है। अपने बच्चों को आप लकड़ी के खिलौने से, प्लास्टिक ना यूज करके लकड़ी के खिलौने से आप मतलब ये सब चीजें दें। तो क्या है, माहौल भी इस तरीके का अब बन गया है कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल जी। पारंपरिक जो चीजें हैं उनको हम जितना उनका महत्व बनाए रखेंगे, दुनिया में पहचान ही भारत की इस चीजों से। और अनुभूति जी, यहाँ पर एक सवाल और मन में आता है। देखिए, फैशन और ट्रेंड ये बदलते रहते हैं और हर इंसान चाहता है कि वो ट्रेंड के हिसाब से चले, या जो आजकल चल रहा है वो चले, उस हिसाब से वो अपने कपड़ों का चयन करे, अपनी फैशन को उस हिसाब से अपडेटेड रखे। पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान सही फैशन, सही ट्रेंड को चुन नहीं पाता है अपने हिसाब से, अपने पेशे के हिसाब से, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से। तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगी, किस तरीके से परिधानों की और फैशन का चुनाव इंसान को करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्टाइल को समझें। हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि आलिया भट्ट ने सफ़ेद कपड़े पहने अपनी शादी में, तो हम भी वही पहनेंगे। हर एक इंसान की अपनी स्टोरी होती है और कपड़े मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई भी इंसान किसी कमरे में एंटर करता है, हम उसके कपड़ों से कहीं ना कहीं उसको जांचते हैं, है ना, कि ये स्टाइलिश है, ये अमीर होगा, ये गरीब होगा, ये कला के क्षेत्र से होगा, ये पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है ना। उसके कपड़े, उसके मेकअप, उसकी ज्वेलरी, हर चीज से हम उसको जज करते हैं, आंकलन करते हैं उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना स्टाइल समझें। मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बॉलीवुड के साथ भी लगती है कि बॉलीवुड में जितनी भी अभिनेत्री हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत फिटनेस पे ध्यान रखती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फिट रखती हैं अपने आप को, कॉन्शियस हैं, फैशन करती हैं। पर आप देखेंगे अगर हम सबके मुंह पे स्टिकर्स लगा दें तो अधिकतर जो लोग हैं वो एक जैसे दिखेंगे, है ना, सारे एक दूसरे के क्लोन लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल आपकी जो स्टाइल है वो बाहर निकल के आए। जी। मैं इसके ऊपर लिखती भी हूँ बहुत कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे पढ़ाती हूँ तो बच्चों को भी समझाती हूँ कि जस्ट क्योंकि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है या आपके पास एक डेबिट कार्ड है और आप शॉप जाते हो और आपने 5-10 हज़ार का एक टी शर्ट खरीद लिया जिस पे बड़ा बड़ा लोगो बना हुआ है एक बड़े से ब्रांड का, और आपको लगता है कि आपने फैशन कर लिया, मुझे लगता है ये ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा है कुछ बच्चे हैं जिनके पास सफ़ेद टी शर्ट है
एक काला पैंट है, और वो उसी में कभी उसको पेंट करके, कभी कहीं उसमें नॉट लगा के, कभी उसमें छेद करके बटन लगा के, अलग अलग क्रिएटिविटी करके भी फैशन करते हैं। क्योंकि एक बहुत स्थापित कोई ब्रांड है और उससे आपने फैशन का खरीद के आइटम पहन लिया है, तो आप फैशनेबल नहीं होते जी, उसमें आप फैशन विक्टिम भी बन सकते हैं। हाँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर क्या जच रहा है, और सिर्फ खरीदना और उसको पहन लेना फैशन नहीं है। तो मुझे लगता है ये उससे बड़ा है, और फैशन हमें नहीं बनाता है, हम फैशन को बनाते हैं। ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और अधिकतर मुझे स्पेशली आज की युवा पीढ़ी से, मुझे जैसे कॉलेज में भी मैं देखती हूँ, तो बच्चों को ना लगता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स पहन लिए, इंटरनेशनल ब्रांड्स पहन लिए, बैग ले लिया, चप्पल ले लिए, तो उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी, बल्कि वो अच्छा नहीं लगता, वो फनी लगता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उसमें छुप जाती है। हाँ। ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप कपड़ा अपने ऊपर डालें वो एनहांस करें। इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी का है। वो बैरिस्टर थे, हमको सबको पता है उनकी कहानी। वो कपड़े भी ले सकते थे, पर उन्होंने जब स्वतंत्रता दिवस, जब स्वतंत्रता के लिए जो पूरी हमारी स्ट्रगल हुई, उसमें उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसे परिधान का चयन करना चाहिए जिससे मैं किसी जाति विशेष का ना लगूं, किसी धर्म का ना लगूं। तो उन्होंने धोती कुर्ता लिया और एक अपना स्टाइल बनाया, खादी को अपना स्टाइल बनाया, खुद अपना कपड़ा बुना। तो क्या वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे? बिल्कुल पहन सकते थे। उनके पास क्या पैसे नहीं थे अच्छे कपड़े के लिए, पर उन्होंने कुछ, क्योंकि वो स्वदेशी मूवमेंट लेके आए और उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों का बढ़ावा दिया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर उस उदाहरण को लागू किया। बिल्कुल सही बात यहाँ पर आपने दर्शकों को बताई। चीज़ें जो सीखने लायक होती हैं वो यही होती हैं कि व्यक्तित्व आपका जैसा है उस हिसाब से फैशन का चयन आपको करना चाहिए, ना कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर बताई। और आगे हम आपकी उपलब्धियों के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि केवल फैशन या शिक्षा जगत से ही आप जुड़ी नहीं है, केवल लेखन से जुड़ी नहीं है, इसके अलावा भी कई आपकी उपलब्धियाँ हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आपने कुछ अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, तो उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों। बहुत सौभाग्य था मेरा कि कॉमनवेल्थ गेम्स जब इंडिया में हुआ, तो हर एक क्षेत्र से गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने डिज़ाइंस भेजें, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा है कि हम हमारे मेहमान का स्वागत शॉल श्रीफल से करते हैं, ये हमारे परंपरा है। तो जो अंग वस्त्रम, जिसे हम एक पटका बोलते हैं, वो डाला जाता है। तो ये डिसाइड किया गया कि जितने भी लोग जो विनर्स होंगे, जितने भी जो लोग जीतेंगे, उनको एक पटका डाला जाएगा जो इंडिया में बनेगा बुनकरों द्वारा। तो मेरा डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ, बहुत सारे राज्यों में सबने डिज़ाइन भेजा था। तो मेरा जो वो पटका, जो कलरफुल पटका आपने देखा होगा दंगल मूवी में भी जब उसे दर्शाया गया, तो उसमें आया है वो स्टोल, वो चंदेरी में बना था और उसे पूरा बुना था। उसमें एक शेरा बना था जो कॉमनवेल्थ का मैस्कट था, उसको हमने बुना था। तो वो मल्टीपल कलर्स थे और उसे बनाया, और उससे बहुत सारे बुनकरों को रोजगार मिला। तो एक ऐसी चीज़ थी कॉमनवेल्थ की जो मतलब इंटरनेशनली गई, और चंदेरी जैसे छोटे से जगह से बुनकरों ने उसे बनाया और इतनी ज़्यादा वो पसंद की गई, क्योंकि और उसमें हमारी भारतीय परंपरा की भी एक छाप थी। बिल्कुल जी। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि जो देश के लिए आपको इतना बड़ा वो काम करने का मौका मिला। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की बात हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी आजकल एक उभरता हुआ क्षेत्र है। हम इसे एक करियर की तरह भी अगर सोचें तो ये किस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है, और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का भारत में कितना क्रेज़ है, किस तरीके से इसको आप देखती हैं? मुझे लगता है कि फैशन जो है वो भारत में उसका बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 महीने त्योहार होते हैं, रंग बिरंगा हमारा देश है, हर प्रांत में कुछ ना कुछ है। तो ज्वेलरी भी मैंने हर अलग अलग प्रांतों से ली है। झाबुआ में बीड वर्क होता है, मोतियों का चिड़ का काम जिसे हम कहते हैं, वहाँ से जो आदिवासी महिलाएं करती हैं, वहाँ से हमने काम किया। मेरा बहुत सारा काम लेह से भी आता है, जो फिरोज़ा हम कहते हैं, तो उधर से भी बहुत सारा काम होता है, वो हाथ से बनता है। तुलसी के मोती जो होते हैं उससे काम होता है, वो वाला काम करते हैं। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो मुझे लगता है हर एक नारी का बहुत ज़्यादा पसंदीदा एक मतलब एक मेटल है जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था कि सिर्फ गरबे में और आप देखेंगे कि नवरात्रि वगैरह के वक्त ही इसे यूज़ किया जाता है, बट आजकल तो हैंडलूम की साड़ी और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मुझे लगता है कि एक तरीके से जोड़ीदार हो गए हैं जी। तो उस पे बहुत काम किया है, और ये हम सारा हाथ से ही बनवाते हैं, और हम जो आर्टिजन है हमारा
उन्हीं से बनाते हैं, पूरा हाथ से बनता है जी। और इसमें करियर की अगर हम बात करें, ज्वेलरी डिजाइनिंग एज अ करियर इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हम डायमंड भी बनाने लगे हैं, है ना। डायमंड भी पहले ऑस्ट्रेलिया से बन के आता था, डायमंड से लेके ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तक, या हम मोती का काम करें, हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनर बनते हैं तो आप, बिकॉज अगर आप इंडिया से हैं, भारतीय हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, बहुत सारे मटेरियल्स में आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये आपने बताई। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में जानकर तो अच्छा लगा हमें यहाँ पर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कलरों का, जो रंगों का चुनाव होता है जी, वो भी मौकों के हिसाब से किया जाता है, तो वो रंगों का चुनाव लोग कैसे करें अपने परिधानों में? रंग जो है उसकी भी एक साइकोलॉजी होती है। आपने देखा होगा कि अस्पतालों में सफ़ेद कलर बिछाया जाता है ना, सफ़ेद और हरा रहता है। आप देखेंगे शादी ब्याहों में पीला लाल कलर होता है, हर एक कलर का एक अपना इम्पैक्ट होता है। तो रंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन के फंक्शंस में जा रहे हैं, आपको पता है कि आप आउटडोर्स में रहेंगे तो आप पेस्टल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। रात में जैसे डार्क कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आपकी बॉडी जो आपका कॉम्प्लेक्शन है उस पर भी आपको पता चलता है कि कौन सा कलर उठ रहा है, क्योंकि वो कलर आपके चेहरे पे को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो वो कलर ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को समझें। पर ये हर एक व्यक्ति का भिन्न है, जो मुझ पे अच्छा लग रहा है वो आप पे अच्छा लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी नहीं है कि कोई बंदिशें हैं कि जो आप पहन सकते हो वो मैं नहीं पहन सकती। पर ये क्या है, ये आपको कॉन्फिडेंस जिस चीज़ में आए, सबसे पहले हमें वो चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये बात। और अगर हम इसका सोचें कि किस तरीके से लोग परिधानों का चयन तो करते हैं, रंगों का चयन करते हैं, पेशे के हिसाब से अगर लोग सोचें तो क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमारे साथ रहते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं और आप जनता में जाते हैं ज़्यादा और लोगों में जाते हैं, तो आपको न्यूट्रल पैलेट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप लोगों में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप अलग से दिखना नहीं चाहते। यदि आप कला के क्षेत्र से हैं या आपके स्टेज परफॉर्मेंसेस ज़्यादा होते हैं और आप चाहते हैं कि आप अलग से निकल के आएँ, तो वैसे ही आपके रंग उसी प्रकार से वो होने चाहिए। बिल्कुल, जी जी। और यहाँ अनुभूति जी, अगर हम शादियों की बात ना करें या शादियों के फैशन की बात ना करें तो अधूरा रहेगा हमारा डिस्कशन, क्योंकि पारंपरिक हमारे जो परिधान हैं वो अधिकतर शादियों में इस्तेमाल किए ही जाते हैं। और भारत, क्योंकि कहा जाता है कि एक तरीके से त्योहारों का, शादियों का और उत्सवों का देश है, शादियों में फैशन जो होता है, शादियों का जो परिधान थे, शादियों का जो पहनावा था, वो वक्त के साथ कैसे बदला, वो भी हमें बताएं। शादियों में आपने देखा होगा कि दूल्हा जो है वो शेरवानी पहनता है जी, है ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेरवानी भारतीय परिधान नहीं है जी। बहुत ट्रेंड बदला है। जैसे मैंने आपको आलिया भट्ट का एग्जांपल पहले भी दिया कि हम सफ़ेद कलर को वेडिंग में ले आए हैं, तो परिधानों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, कलर्स में बहुत बदलाव आया है। अब दुल्हन लाल जोड़े के अलावा गुलाबी, बेज, गोल्डन, ये इन कलर्स में जा चुकी है। धोती कुर्ता पहन के फेरे लेने वाले दूल्हे कम हैं, अभी ज़्यादा शेरवानी के तरफ है। पर फिर भी मैं कहूँगी कि भारतीयता फिर भी कायम है। बीच में ज़रूर एक ट्रेंड आया था कि आपने देखा होगा कि कोट पहन के, टाई लगा के दूल्हा घोड़ी पे चढ़ जाता था। अभी उससे हम शेरवानी तक आए हैं और मुझे लगता है धीरे 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 धोती तक भी हम लेके आएंगे इस चीज़ को, क्योंकि हर एक ओकेजन का एक अपनी ब्यूटी है। जैसे हम साड़ी पहन के स्विमिंग पूल में नहीं कूद सकते क्योंकि वो साड़ी बलून के जैसे फूल जाएगी, वैसे ही हर एक ओकेजन की एक अपनी गरिमा है और हर उस परिधान का अपना एक महत्व है। अभी हाल ही में रणदीप हुड्डा जी की मणिपुरी शादी एक इतना खूबसूरत उदाहरण है। वो भी कला के क्षेत्र से, फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी उन्होंने एक सादी सी शादी करी जिसमें उन्होंने अपने पारंपरिक वस्त्र पहने, तो उसकी खूबसूरती एक अलग ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे कही। और देखिए कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं से जुड़े रहने का नाम ही फैशन है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से तो जुड़ते जाएंगे, हमारी अपनी जो रूट्स हैं उन्हें नहीं छोड़ना है हमें यहाँ पर। और क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे हम परिधानों की बात हम करते हैं, अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स इंडिया में अवेलेबल हैं जी, जैसे जूट कहेंगे या कॉटन कहेंगे या सिल्क कहेंगे, हर तरीके का एक कपड़ा हमारे पास उपलब्ध है। इन कपड़ों का चुनाव किस तरीके से आप करती हैं डिज़ाइनिंग में, और किस तरीके से इंडिया से ये अलग अलग जगहों से प्राप्त होता है? देखिए बहुत सुंदर सुंदर टेक्सटाइल्स हैं हर राज्य की। हमारे पास कोसा में भी बहुत सारे वैरायटी हैं।
मूगा सिल्क आता है असम से, एरी जिसे हम कहते हैं, सिल्क बहुत खूबसूरत मलबरी सिल्क आता है साउथ से। मध्य प्रदेश जहाँ हम बैठे हैं वहाँ कॉटन सिल्क, महेश्वरी, चंदेरी, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं जो मतलब ऑफिस में भी पहनी जा सकती हैं, शादी ब्याह में भी पहनी जा सकती हैं। और कॉटन की अगर हम बात करें तो गोवा में कुंभी साड़ी है जो कॉटन बाय कॉटन की साड़ियाँ हैं। जहाँ भी जितने भी केरला में आप चले जाएं कसावू है, तो अलग अलग साड़ियाँ हैं। किस जगह आपको जाना है, क्योंकि कुछ साड़ियाँ बहुत फॉलिंग मटेरियल की होती हैं जिसमें फॉल आता है, कुछ साड़ियाँ जो होती हैं कड़क होती है जिसमें कलफ लगी होती है, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। तो निर्भर करता है कि आप अपने आप को डेलिकेट दिखाना चाहते हैं, अथॉरिटेटिव दिखाना चाहते हैं, जैसे आप एक ऐसा दिखाना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को, उस पे निर्भर करता है कि आपका कपड़ा कैसा होना चाहिए। जी। अनुभूति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और क्योंकि आप लिखती भी हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि जाते जाते आप अपनी 4 पंक्तियां को जरूर सुनाएं हमें। जी बिल्कुल अनिका जी, आपने मुझे बताया कि जैसे ये नारियों को प्रमोट करने के लिए है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए है, तो मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जो औरतें शायद अपना काम छोड़ चुकी हैं और सोच रही हैं कि मैं फिर से अपना काम शुरू करती हूँ, जो शादी के बाद अक्सर अपने ज़िंदगी में बिजी हो जाती हैं, उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए कुछ लाइनें हैं। तेज़ रफ्तार वाले दौर में सभी के तेज़ कदमों को देख अक्सर यूं लगा जैसे बहुत पीछे रह गई मैं। लगा कि आधुनिकीकरण से मात खा गई मैं। वो बारीकियां, वो जज्बा भी फीका हो रहा है शायद। ये सोच के दौड़ में हिस्सा लेकर भी आराम से चल रही हूं मैं। वाह। पर खुश हूं, कम से कम चल तो रही हूं मैं। क्या बात। आस पास से गुजर रहे मुसाफिर कभी कोई सलाह तो कभी कोई तंज कर देते हैं। ये गलत किया, ये अब तक नहीं किया, ये बोल के आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही। मैं ये सब सुनकर कभी मुस्कुराती हूँ, कभी इन बातों पर रो देती हूँ, तो कभी लंबी फहरिस्त बताती हूँ इस दौड़ में ना दौड़ पाने की। पर कोई कहाँ इस मसरूफियत में मेरी बात ठहर के सुन पाएगा। कौन है जो समझ के मेरे कदमों की रफ्तार मेरे साथ बस चल पाएगा। लेकिन रास्ता तो है मेरे पास, जो है अपनी जगह प्रबल, अपनी जगह अडिग। सुंदर। कह रहा है मुझसे कि तू दौड़ या चल, मैं साथ तेरे मंजिल तक जरूर जाऊंगा। बहुत खूब। इसीलिए धीरे धीरे ही सही, इसीलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक उम्मीद के साथ चल रही हूँ मैं। हाँ, चल रही हूँ। बिल्कुल। बहुत सुंदर अनुभूति जी, आपने यहाँ पर नारी शक्ति का हमें बताया, प्रदर्शन दिया। बहुत सुंदर कविता आपने हमें यहाँ पर सुनाई, और उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये कार्यक्रम। अनुभूति जी से आपने फैशन वर्ल्ड की, फैशन डिज़ाइनिंग की बातें आज जानी, तो नारी शक्ति का परिचय आज कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।